हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सी टैट का जो पेपर आप लोगों का हुआ था। सी टैट 14 दिसंबर यानी कल के डेट में जो पेपर हुआ है आपका सैटरडे को, शनिवार को, सी टैट 14 दिसंबर 2024 का पेपर फर्स्ट यानी कि आपका एसएसटी का जो हुआ है जूनियर लेवल का, उसका जो है सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान का पूरा 30 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में उसका आंसर की देखेंगे फटाफट दोस्तों। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका हमारे पास एक बार दिखा देते हैं आपको, मेरे पास जो पेपर कोड है वो पेपर कोड है हमारे पास, ये ई सेट का पेपर है हमारे पास, तो उस हिसाब से अपना मिलाते रहिएगा आप लोग। पहला पार्ट है, पहले भाग में आपका सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान पूछा गया है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आप लोग एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए। इंग्लिश में जो लोग को देखना है वो इंग्लिश में देख लेंगे, बाकी मैं हिंदी वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा मैं करूँगा क्योंकि हम लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ दोस्तों अभिकथन ए कह रहा था कि 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण दिया जा रहा है कि जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सही विकल्प का चुनाव करना है दोस्तों। तो पहले नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक जो है वह क्या करेगा। तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक जो है वह आपका बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सीडीपी में। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग समावेशन का उदाहरण है। अभिकथन ए कह रहा है कि लोकेश को एक संकल्पना दिल्ली को दूसरी संकल्पना भारत के उप समूह में के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण कह रहा है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं विनियमित सीखने को संसाधित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कथन और कारण अगर देखा जाए तो इस 3 नंबर के प्रश्न में आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन सही तो है, परंतु इस ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमने जो है पढ़ा है वो सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि अभिकथन ए, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्नतर स्तर के लिए निश्चित किया जाना चाहिए। कारण कह रहा है कि विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों अभिकथन और कारण दोनों जो है वो नेगेटिव दे रहा है, तो ए और आर दोनों कथन गलत हो जाएगा समावेशी कक्षा के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर के प्रश्न में चौथा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। 6वां प्रश्न है कि 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है। 6 नंबर के इस प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर के इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न पूछ रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सीडीपी बाल विकास मनोविज्ञान पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार मैक्सिमम लोगों ने जो है वो सेकंड ऑप्शन को ट्रिक किया है, बट आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात आपके 8 नंबर के इस प्रश्न में चौथा विकल्प यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 9 नंबर पे अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव ये है कि बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे चौथा जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है।
लक्ष्य अभिविन्यास की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका 10 नंबर के प्रश्न में एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ये आपका लक्ष्य अभिविन्यास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 11वां प्रश्न कह रहा है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में जो शामिल नहीं होगा वह शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आपका 12वां प्रश्न है कि उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को डैश डैश का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जो दृष्टिबाधित हैं, जो मतलब आंख से अंधे होते हैं, उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, जो कि छू करके स्पर्श करके वो पढ़ा जाता है। ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली है। नेक्स्ट आगे 13वां प्रश्न है विकास के डैश डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो ये मनोसामाजिक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। तो दोस्तों यह किस में करते हैं? रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक अध्यापन में करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका 14 नंबर के प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 15वां प्रश्न है कि व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह डैश 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 होते हैं। तो यहाँ 15 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, अर्थात उन्हें जेंडर भूमिकाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है जो कि और यह सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होते हैं। पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे 16वां प्रश्न पूछा गया है कि भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है। तो यहाँ 16 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 17 17वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। विवेचनात्मक सोच की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था। ऑप्शन नंबर आपका 17 नंबर के इस प्रश्न में थर्ड विकल्प आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 18वां प्रश्न है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कारण कह रहा है कि लड़कियां अनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ए और आर दोनों कथन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादी बातों का यहाँ पे दिया गया है। तो जेंडर रूढ़िवादिता जो है वो नकारात्मक वर्ड होता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों कथन आपका गलत हो जाएगा। 18 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे 19वां प्रश्न है कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? सबसे प्रभावी होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना, फिर उन्हें विषय से जोड़ना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर के प्रश्न में। नेक्स्ट अगला 20वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है। विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन की बात करेंगे तो पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 21वां प्रश्न है 21 क्वेश्चन नंबर कि भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। कारण कह रहा है कि अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। तो 21 नंबर के इस प्रश्न में आपका चौथा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन जो है वो गलत हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 22वां प्रश्न है कि नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी रणनीतियां होंगे। तो यहाँ 22 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना और अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे आपका तीसरा विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 23वां प्रश्न है कि लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो ये देखते हैं एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला 24वां प्रश्न है कि आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक उपयुक्त विधि होगी? तो यहाँ पर दोस्तों 24 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सृजनात्मक चीज़ें कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला 25वां प्रश्न है कि फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका संज्ञानात्मक संघर्ष जो है चौथा विकल्प 25 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? नैदानिक आकलन का मतलब होता है आपका डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो नैदानिक जहां निदान किया जाता है तो वहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा 26 नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 4, उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 27वां प्रश्न है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी जो होते हैं वो कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशल का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप में ही खोए रहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 28वां प्रश्न है कि जीन पियाजे डैश डैश को मानता है, लेव वाइगोत्स्की डैश डैश को मानता है। तो 28 नंबर के इस प्रश्न में आपका सही जवाब हो जाएगा जीन पियाजे आत्मकेंद्रित वाक को और संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की निजी वाक और स्व विनिमित में को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका 28 नंबर के प्रश्न में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला 29वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? प्रगतिशील शिक्षा के जो हिमायती होंगे वो बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे 29 नंबर के प्रश्न में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला तीसवां और आखिरी प्रश्न होगा आपका CDP बाल विकास मनोविज्ञान पेपर 2 जूनियर लेवल के लिए कि अभिकथन करें कि प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। कारण आर करें कि बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो यहाँ दोस्तों 30 नंबर के इस आखिरी प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत होगा, क्योंकि हर बच्चे का बचपन एक जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका ए सही है लेकिन आर गलत होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने CDP बाल विकास मनोविज्ञान पेपर 2 जूनियर लेवल का जो पेपर हुआ था आपका 14 तारीख को, यानी कल के डेट में 14 दिसंबर को, उसके 30 प्रश्नों को हम लोगों ने इस वीडियो में उसका आंसर की देखा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।